हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। कल मैंने 40 क्वेश्चन यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र की है मैंने उससे आप मतलब किया था। आज उसके आगे करूँगा, यानी 60 क्वेश्चन या 60+ क्वेश्चन ही रहेंगे। और चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं यूपीएसआई के पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ और जितनी भी सीरीज होंगी मैं डालूंगा। अभी ये मैं आपका संविधान डाल रहा हूँ, फिर मूल विधि का डालूंगा, घटना चक्र का ही। फिर इसके बाद आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपको हिंदी हिंदी जो पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जीएस के मैं पढ़ाऊंगा। मैं यूपीएसआई पे काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी परीक्षण प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो कि संपत्ति की हानि पर तो यही जारी की जाती है। अतिरिक्त कर की वापसी की भी नहीं जारी की जाती। भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन पर नहीं। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, यही पे दोषपूर्ण नज़रबंदी पे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। आपको पता है रिट कितनी होते हैं? रिट आपके 5 होते हैं, जिसमें परमादेश हो गया, बंदी परीक्षण हो गया, और ये जितने भी आपके रिट होते हैं यही होते हैं। आपको देखते हैं कितने क्या दिया है। बंदी परीक्षण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब आगे चलते हैं। अभी हम आपसे कह रहे थे कि कितने होते हैं, तो देखिए दिया है निम्नलिखित में से रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो, शाब्दिक अर्थ है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का, कि परमादेश का, कि अधिकार परीक्षा का, उत्प्रेषण का। तो आपका इसमें बंदी परीक्षा का सशरीर दिया जाता है। परमादेश, इसमें आपको परमादेश में क्या है कि आपको आदेश देते हैं, आदेश दिया जाता है, आदेश किया जाता है। और उत्प्रेक्षण और आधिकारिक परीक्षा, ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, आपका परमादेश की गई है, प्रतिषेध भी की गई है, आपका बंदी परीक्षण की गई है, जो अभी आप क्वेश्चन। और देखिए बंदी परीक्षण से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। और की गई, लेकिन व्यादेश इससे नहीं की गई है, तो यही आपका सही है। अब देखिए, ये देखिए आपके 5 रिट होते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिटें जारी की जाती है। देखिए कौन कौन से? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी की, जिसको आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ये उसमें जारी की जाती है। और जो आपका राज्य में अगर आप रिट जो जारी करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, और ये याद रखिएगा कितने रिट होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, तो राजनीतिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है कि, और आप देख लेते हैं। मौलिक अधिकार है कि धार्मिक अधिकार है? तो जीवन का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार है, और ये आर्टिकल
21 के तहत आता है, जिसको जीवन का अधिकार भी आप कह सकते हैं। आप इसको प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवन का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 आपको बताया के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण, ठीक, अनुच्छेद 16 के तहत तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत ये होता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए यही क्वेश्चन फिर आया जो आपको हम अभी बता ही रहे थे। देखिए, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो संविधान का दिल आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का। पहले तो देख लीजिए धर्म का अधिकार आपका किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 25 से 28 तक आता है। और आपका समता का अधिकार 14 से 18 तक का आपका आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक का आता है। ये आपके आर्टिकल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह आपको पूछता है। ठीक है, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का दिल कहा। ये आर्टिकल 32 है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकार को पांच प्रकार के रिटों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। और प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी कर सकता है। ठीक है, आपको ये सब बताया ही है, तो उसकी व्याख्या आती है तो पूरा एक बार और दे, इससे रिवीजन हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया था? तो मौलिक कर्तव्य आपका किस में आता है? मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 में आता है। भाग 4 ए में मान लीजिए, क में मान लीजिए, भाग 4 में आता है। तो मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में इसमें समाविष्ट किए गए आपके। ये देखिए, भारतीय संविधान के स्वर्ण सिंह समिति, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की सूची जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। बाद में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या अब 11 हो गई है। तो वो मूल कर्तव्य क्या है, इसको भी देख लेते हैं। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य, यानी 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित करता है। ये 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा।
तो राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो देखो, अनुच्छेद 14 आपको क्या करता है? अनुच्छेद 14 आपको विधि के समक्ष तथा विधियों का समान संरक्षण आप कह सकते हैं, मतलब विधि के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका आता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। और अनुच्छेद 20 ये याद रखिएगा, यूपीएसआई के प्रश्न से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 20 ये आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और आपका 21 आपको मैंने बताया, इसको आप जीवन का अधिकार भी कह सकते हैं, जीवन का अधिकार, या आपको मैंने इसको कई बार बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें पूछा समता का अधिकार, तो समता का अधिकार में आपका कौन सा आएगा? अनुच्छेद 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक के मध्य प्रावधानित है। बिल्कुल सही है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। आगे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? केवल भारत के नागरिक के लिए कौन सा मूल अधिकार आपका केवल भारत के लिए? देखिए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका भारत में तो के लिए लागू ही है, भारत के नागरिकों के लिए, ये विदेश के भी नागरिकों के लिए लागू है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता ये भी आपका मतलब भारत के लिए भी तो है ही है। और आपका समानता का अधिकार ये भी आपका भारत समानता का अधिकार आपको भारत के नागरिक तो है ये, और विदेशी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आपको सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए लागू है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब सीधा होता है कि आप अपने विचार और अपना प्रकट कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें, उसकी स्वतंत्रता सिर्फ किसको है? भारत के नागरिक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब ये ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से दिया भी है। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद प्राप्त है। भारत के नागरिकों को कौन कौन आर्टिकल प्राप्त है? 15 में क्या आता है आपका? 15 में आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो प्रतिषेध होता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 आपका इसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 29 इसमें आपका आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के संरक्षण। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 आर्टिकल भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ हैं, बाकी विदेश के नागरिकों के लिए नहीं है।
तो 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। तो विकल्प डी में जो व्यक्ति का अधिकार दिया गया था वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 23 से 24 है, तो ये सही है आपका। इसे पूछा गलत तरीके से जोड़ा गया, तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार आपको पता है 14 से, समानता का अधिकार 14 से शुरू होता है, 18 तक जाता है, या आप इसको 28 तक भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक, ये भी सही है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक है, और यही गलत है, क्योंकि यही जो गलत जोड़ा गया है, बाकी सब सही है, यही गलत है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ये देखिए, इसमें 2 ऑप्शन दे दिया है। आप ये थोड़ा सही माना जाएगा, क्योंकि ये 14 से शुरू, 14 देख, समानता का अधिकार आपका 14 से 18 है, लेकिन यहाँ 14 से आपका 28 दे दिया, तो लगभग मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि इसने आर्टिकल सही दी है कि 14 से ही शुरू है। लेकिन ये जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वाले में आपका बिल्कुल आर्टिकल नहीं सही है, क्योंकि इसमें दिया ही गलत है। इसमें ये शुरू होता है 25 से 28, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन गलत है इसका। अब देख लेते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, आपका जो मौलिक अधिकार है ये 12 से 35 तक है, ठीक, और ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, देखिए समता या समानता का अधिकार, आपसे कहा ना अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है, लेकिन 14 से वो आपका 28 तक दिया था, तो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही था। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इसे भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है, तो पढ़ते हैं, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, किसी मौलिक अधिकार, तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी उसके मौलिक अधिकार का, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, ये भी बात सही है आपका। यदि किसी व्यक्ति की कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है तो वो सामान्य न्यायालय में जा सकता है, तो ये भी सही है। तो आपका पी और क्यू दोनों सही है मेरे हिसाब से। देखते हैं, हाँ देखिए दोनों सही है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन
का उल्लंघन होता है तो संविधान उस पीड़ित व्यक्ति को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, देखिए, लेकिन मौलिक अधिकार जब भी का उल्लंघन होगा तो आप उस पे मौलिक अधिकार पे आप उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं, आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान के अध्याय 4 के निहित है। तो आपका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका आ जाता है यहाँ पे 61 राष्ट्रपति का यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, 25 से 35 ये भी नहीं है, ये भी गलत है आपका। 18 से 24 ये भी गलत है आपका। DPSP सिद्धांत जो है आपका अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, सी। अब देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं करा जा सकते। मतलब अगर नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं, यानी कि आपके 11 नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर ये इसमें कुछ वो उल्लंघन होता है तो आपका इसमें वाद योग्य नहीं है, इसमें आप न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में आपका ये राज्य के नीति निर्देशक, तो इसको आप शॉर्टकट में DPSP भी कहते हैं। ठीक, चौथी अनुसूची में मौलिक अधिकारों में प्रस्तावना में, तो आपका DPSP में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए, तो सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, तो ये बिल्कुल सही आपका है। आर्थिक की बात आती है तो DPSP में इसकी बात कही जाती है। सामाजिक यानी कल्याण के लिए, इसीलिए कहा जाता है कल्याण की मतलब कल्याण की व्यवस्था जो की, जो आपका ये दिखाया था, जो आपको ये अभी क्वेश्चन दिखाया, कहाँ गया, ये कल्याण राज्य की संकल्पना का समावेश जो होता है इसी में होता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। प्रवर्तनी है तो ये नहीं है, ये गलत होगा। तो आपका शायद A सही है, B गलत है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। इसमें आपका क्या सही है? C सही है, यानी केवल A सही है। और देखिए, सब UPSI में क्वेश्चन आए हुए हैं और अब इतने डीपली क्वेश्चन जाके पूछ रहा है। 2016 से ये पैटर्न आपका चेंज किया है, ये ध्यान रखिएगा।
पहले ऐसा नहीं था, पहले आप लूसेंट पढ़ लेते थे तो काम रहता था, लेकिन अब लूसेंट पढ़ के काम नहीं होगा। अब आप एक बुक आप परीक्षावाड़ी, आपको एक बार मैं इसके लिए पूरी बुक की एक पूरा बुक का एक मैं बना के आपको दूंगा, पूरी बुक की एक लिस्ट बना के दूंगा, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, प्लस सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो अभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते चलिए, फिर देख, ठीक है। परीक्षावाड़ी आप बुक बहुत बेस्ट है। नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोकहितकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न करे, तभी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं। आज हम एक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं जिसका कर्तव्य जन साधारण के सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है जिसका पालन राज्यों को करना अभीष्ट है। राज्य नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये एक मौलिक अधिकार है कि आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतर, ये मौलिक कर्तव्य है कि ये आपका आर्थिक अधिकार है। तो आपका इसमें मौलिक अधिकार तो है नहीं, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। जिसे समान आपका इसमें आ जाएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किया गया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। तो ध्यान रखिएगा, 1976 में समान पारिश्रमिक पारित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। तो क्या है, देखिए उल्लिखित है। तो कह रहा राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, अभी आप पढ़ के भी आए हैं इसको। और पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल न हो। ये भी बात सही है, ये भी आपका बात सही है। तो ये दोनों ही बात सही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आपका देखिए ए और बी दोनों सही है। ये देखिए यूपीएसआई में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये इस तरह के क्वेश्चन पहले यूपीपीसीएस और यूपीएससी में आईएएस में बनते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आ रहे हैं।
तो इसलिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ के चलना ही पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री दोनों को का समान कार्य के लिए समान वेतन हो तथा पुरुष और स्त्री के कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और एवं शक्ति के अनुकूल हो। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल रहा है, अब इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? तो राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोन्मुखी बनाए, जिससे अब देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोच्च रूप से सामूहिक हित सध सके। ठीक, देखिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व जो है, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा जिससे सर्वोच्च रूप से सामूहिक हित सध सके, बिल्कुल सही है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकीर्ण न हो, तो भी बात सही है भाई। आर्थिक इस तरह धन से संसाधन चले जाए, लोक हित कल्याणकारी की व्यवस्था डीपीएसपी में की गई है, तो ये भी बात सही कही गई है। तो ये दोनों ही सही है, ये बिल्कुल ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेतन न हो। इस प्रकार ये भी दोनों सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 39 के तहत ये कहा गया है। ठीक है, भारत के संविधान में कौन से घटक मानव अधिकार के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो मौलिक अधिकार कि राज्य के नीति सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आपका मेरे हिसाब से नहीं, इसमें होगा राज्य की नीति जैसे तंत्र, ये बिल्कुल सही है। आपका मौलिक अधिकार देख ये होगी, ठीक है ना। आपका दोनों में ही ये चीज़ समाहित है। आपका घटक मानव अधिकार के लिए सिद्धांतों को शामिल करता है, जैसे मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में संकलित है। तो ये दोनों में है, ये दोनों ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए सब क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं और सब क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लें और परीक्षावाड़ी इसको आप दोनों पढ़ लें तो आपका संविधान
कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व मानव अधिकार के सिद्धांतों में शामिल है। इसकी परिकल्पना मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आप पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आपका मौलिक अधिकार में तो नहीं की गई है, मौलिक कर्तव्य में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, चुनाव आयोग अधिनियम इसमें नहीं, नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक और आर्टिकल 46 ये ध्यान रखिएगा, इसमें व्यवस्था की गई है। भारत में राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत संगठन प्रावधान किया गया है। अब चलिए आगे। निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए के सामाजिक क्रम को सुनिश्चित रखना, ये आपका सही है। ये निदेशक सिद्धांतों के मतलब राज्य के निदेशक सिद्धांतों में शामिल है। और समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता ये भी आपका शामिल है। और ये ग्राम पंचायतों का संगठित, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है किस क्रम में है, तो आपका जो कल्याण 1976 में और ये 1973 में समान न्याय के लिए, तो आपका पहले आर आएगा, RPQ यही आएगा शायद, सॉरी आएगा आपका PQR, आपका क्या आएगा PQR आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। PQR 73 में है। ठीक है, आप देख लेते हैं इसको। अच्छा ओके सॉरी, मैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि किस आर्टिकल के मतलब उसमें था, तो आर्टिकल कह दिए 40 में होगा, ये 40 में, और आपका ये कल्याणकारी ये 39, ये समानकार। देखिए यही क्वेश्चन था, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा देख नहीं पाया। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना अनुच्छेद 38 में आता है। ध्यान रखिए, समान न्याय मुक्त कानून व्यवस्था अनुच्छेद 39 का में, और ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में, याद रखिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन रख रहा है, यानी आर्टिकल के तहत क्वेश्चन क्रम में बना दे रहा है कि कौन सी आर्टिकल पहले आएगी, कौन सी आर्टिकल, इस तरह के क्रम में क्वेश्चन। तो आपको आर्टिकल बहुत मोस्ट है, ये हम आज जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तभी आपको बता रहे थे कि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आपका इतना ही। आज मैंने 60 क्वेश्चन तक मतलब शुरुआत से लगा के 60 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब इनको आप अच्छे से पढ़ें, मैंने जितना अच्छे से पढ़ाया है वो आप तो पढ़े ही, अब इसको समझें, और जो भी गलती हो मुझसे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको सुधार भी करूँगा। और दूसरी चीज़, आप जो भी आपको समस्या हो तब भी आप कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर आप ये कर ले गए, आप मेरे UPSI के फॉलो कर लिए मेरे चैनल को, तो मैं बता रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन है, आपका मेरी लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो चलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।